नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। राज ने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा और आगे बोला, मुझे पता है कि आप जादूगर लोग बहुत बुरी हालत कर देते हो। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे स्कूल के लड़कों की पिटाई के बाद स्कूल के बच्चे इतने डरे हुए थे, इसीलिए अब मैं अपने टीचर की पिटाई करवाकर लोगों को स्कूल से जाने पर मजबूर नहीं करना चाहता। इससे लोगों का शक भी बढ़ जाएगा। अच्छा, वो लड़के तुम्हारी स्कूल के थे? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब अगर मैंने तुम्हारे टीचर को हाथ भी लगाया तो लोगों का शक वाकई बढ़ जाएगा, शल्य ने हैरान होकर कहा। साथ ही साथ एक बात और, इस कमरे में दवाई बनाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा रूममेट किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। अगर उन्हें आपके यहाँ आने की वजह का अंदाजा भी लगा तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, और हमारे इस पागलपन को देखकर शायद वो हमें पागल खाने भेज सकते हैं, राज ने आगे कहा। राज को इस बात पर पूरा यकीन था कि उसका दोस्त जादू शब्द सुनते ही सबसे पहला काम यही करेगा। बस इसीलिए ही मुझे इंसान ज्यादा पसंद नहीं है। कभी कभी वो नाक में दम कर देते हैं। राज, कैसा रहेगा कि तुम इस दुनिया से दूर हो जाओ और ग्रुप में किसी कबीले से जुड़ जाओ। हमारे ग्रुप के कुछ कबीले तो बहुत ही अच्छे हैं और पूरे देश में वो काफी ऊंची रैंक पर हैं। जैसे तुमने ब्राह्मक कबीले के बारे में तो पंखुड़ी से सुन ही लिया होगा। इसके अलावा फकीर कबीला भी बहुत फेमस है, शल्य ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा, राज ने कहा। असल में बात ये थी कि राज कभी ना कभी तो किसी कबीले से जुड़ने को तैयार था, लेकिन अभी वो इस सब का सही समय नहीं समझता था। जादूगरों की भाषा में कहें तो राज को अभी अपनी दुनिया के कर्ज चुकाने बाकी थे, और अभी वो जादूगरों की दुनिया समझने के लिए एकदम नादान था। बस इसीलिए ही किसी कबीले से जुड़ने के लिए राज पूरी तरह तैयार नहीं था। खैर हटाओ, क्या तुम वाकई दोपहर के समय नहीं निकल पाओगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे पूरी स्कूल के साथ कोई हादसा करना होगा और तुम्हारी क्लास कैंसिल हो जाएगी। ऐसे में कोई हम पर शक करने वाला भी नहीं बचेगा। शल्य ने एक ऐसी सलाह दी जिसे सुनकर किसी का भी दिल डर से दहल जाए। सीनियर शल्य, ऐसे कोई भी खतरनाक हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं। मुझे बस दोपहर की छुट्टी लेनी होगी और हमारा काम बन जाएगा। मैंने तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भी तैयार कर ली है, राज ने सख्त बनते हुए कहा। अगर तुम छुट्टी लोगे तो क्या तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा? शायद फिर तुम कभी भी क्लास के साथ ना चल पाओ, शल्य ने राज की परवाह करते हुए सवाल किया। राज के सामने दो तरह से सीखने के ऑप्शन मौजूद थे, एक जिसमें वो अकेला सीखता और दूसरा जिसमें वो पूरी स्कूल के साथ सीखता। अब इसमें से राज कौन सा ऑप्शन चुने, ये राज के लिए बड़ी चुनौती थी। अरे, लोगों से पिछड़ जाने की चिंता मत करो, मुझे बस अपने किसी साथी की कॉपी लेकर उसमें से नोट्स कॉपी करने हैं और मैं उनके साथ साथ आ जाऊंगा। अभी वैसे भी क्लास में मैं काफी आगे चल रहा हूँ, राज ने पूरे भरोसे के साथ कहा। फिर तो ये बहुत ही बढ़िया है, चलो फिर चलकर दवाई बनाने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, शल्य ने चिंता मुक्त होकर कहा। कैसा रहेगा कि हम स्कूल से निकलकर कोई कमरा किराए पर ले लें, राज ने सलाह देकर कहा। राज को वैसे भी कभी ना कभी तो कमरा लेना ही था, इसीलिए आज कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण वो आज ही ये काम करना चाहता था। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। मैं भी कोई कमरा लेने के बारे में सोच रहा था जहाँ मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन ज्यादा वक्त बिता सकूं, तो अभी कमरा लेना ही बढ़िया होगा। तो चलो अभी चल कर देखते हैं, शल्य ने खुश होकर कहा। शल्य के अंदर सब्र नाम की चीज नहीं थी और यही बात उसकी ग्रुप में भी साफ दिख जाती थी। ठीक है, चलो चलते हैं, राज ने कहा और अपने पर्स में क्रेडिट कार्ड देखने लगा। जब राज अपना पर्स उठा रहा था तो उसकी नजर अपनी टेबल पर रखे सर्पिले पौधे पर पड़ी। सीनियर शल्य, आपने एक दिन ग्रुप में कहा था कि आपको सर्पिले पौधों की जरूरत है, क्या आपको अभी भी कोई सर्पिला पौधा चाहिए है? राज ने शल्य से पूछा। मैंने ग्रुप के कुछ लोगों से सर्पिले पौधे खरीद लिए थे, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे जिस तरह का पौधा चाहिए उस हिसाब से वो पौधे इतने काबिल नहीं थे, इसलिए मैंने फिर उन्हें खुद से ढूंढना ही जारी रखा। क्या तुम्हारे पास कोई सर्पिला पौधा है? शल्य ने कहा। हाँ देखो, ये रहा, राज ने अपने पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सच बात तो ये थी कि राज की किस्मत सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चल रही थी। कई सालों पहले ब्राह्मक कबीले ने जिस पौधे का इस्तेमाल भूतनाथ मंदिर में किया था वो सबसे अच्छे सर्पिले पौधों में से था। साथ ही साथ शल्य को वाकई इस पौधे की बहुत जरूरत थी, क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट तो उसे आसानी से मिल सकते थे।
राज के बताने के बाद ही शल्य की नजर पहली बार सर्पिले पौधे पर पड़ी। ये तो कमाल का है। मैं काफी देर से इस कमरे में हूँ, लेकिन अभी तक मेरी नजर इस पर क्यों नहीं गई? शल्य ने हैरान होकर कहा। सभी को मालूम था कि शल्य अपनी पूरी जिंदगी से जड़ी बूटियों के साथ ही रह रहा था। वो कितनी भी दूरी से जड़ी बूटियों की पहचान कर लेता था। वो आंखें मूंद कर भी जड़ी बूटियों की पहचान करने के काबिल था। हालांकि राज की टेबल पर रखे इस सर्पिले पौधे के बारे में शल्य की जिंदगी की बात लागू नहीं हो पाई थी। उसे तो कमरे में आने के बाद से ही इस बारे में भनक तक नहीं लगी थी। राज को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस सर्पिले पौधे में ऐसी क्या खास बात थी। राज अभी अपने ख्यालों में डूबा ही था कि तभी शल्य उसके पौधे की तरफ आया और उसे सूंघकर अच्छे से देखने लगा। उसने उस पौधे की पत्ती को हल्का सा तोड़ा और उसे चक्कर भी देखा। ये तो कमाल का है। ये सर्पिला पौधा तो कई आत्माओं और भूतों के बीच बड़ा हुआ है और इसे तो बंदिश के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। शायद इसी कारण ये पौधा अपनी शक्तियों को छुपाने में कामयाब हो पाया और मुझे इसकी भनक भी नहीं लगी। शल्य ने हंसते हुए कहा। इस सर्पिले पौधे ने शल्य का दिल जीत लिया था। उसे इस तरह के पौधे की तलाश थी। इस पौधे की काबिलियत शल्य को अपने काम में कामयाब करवा सकती थी। क्या ये सर्पिला पौधा आपके किसी काम का है सीनियर शल्य? राज ने पूछताछ करते हुए कहा। मुझे ऐसे ही पौधे की जरूरत थी। क्या तुम मुझे ये सर्पिला पौधा बेचना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब वाकई हाँ है तो मैं तुम्हें पहले कुछ समझाना चाहता हूँ। सर्पिले पौधे वाकई बेशकीमती जादुई पौधे होते हैं और इनकी कीमत बिल्कुल भी कम नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो स्मृति भ्रामक ने तुम्हें जो इंग्रेडिएंट के डब्बे भेजे उनकी कीमत इस पौधे की कीमत का 10वां हिस्सा भी नहीं है। इसीलिए मुझे बिल्कुल साफ साफ बताना कि क्या तुम वाकई इसे बेचना चाहते हो? शल्य ने हंसते हुए पूछा। अगर मैं इसे रख भी लूं तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। साथ ही साथ सीनियर, अगर आपने ग्रुप में थकान मिटाने वाली दवाई बनाने का तरीका फ्री में नहीं डाला होता तो मैं शायद कभी जादू की दुनिया से जुड़ भी नहीं पाता। राज ने कहा। अगर मैंने दवाई बनाने का तरीका नहीं भी डाला होता तो जब तक तुम्हारे पास डिवाइस थी और तुम पहाड़ी महारथी का हिस्सा थे तब तक कभी ना कभी तुम जादू की दुनिया में कदम रख ही लेते। इसके अलावा उस तरीके की कीमत सभी लोगों के लिए अलग अलग है। जिनके कबीले में कई सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए इसकी कीमत काफी ज्यादा है, जबकि तुम एक आजाद जादूगर हो जो अभी जादू की दुनिया से रूबरू हो रहा है। तो तुम्हारे मामले में मेरे दवाई बनाने के तरीके की कीमत इस सर्पिले पौधे के मुकाबले कुछ भी नहीं है। शल्य ने ध्यान से सर्पिले पौधे को उठाया और जैसे ही अपने करीब लाया वो गायब हो गया। ये क्या, आपने हवा में ही कहीं रख दिया? राज ने क्यूरियस होकर पूछा। नहीं, ये हवा में रखने का जादू नहीं था। साथ ही मेरे पास जितना भी सामान है वो पूरा भी हवा में रखने के जादू के लिए काफी नहीं है। मैंने तो बस मेडिसिनल फील्ड एरिया नाम का दूसरे लेवल का एक जादू इस्तेमाल किया है जिसमें सामान रखने की जगह बन जाती है। ये भी हवा में सामान रखने जैसा ही है। हर दवाई बनाने वाले को ये सीखना पड़ता है। ये तरीका सिर्फ दवाई और उससे जुड़ी चीजों को यहाँ से वहां भेजने में इस्तेमाल होता है। इससे कोई और चीज नहीं भेजी जा सकती। जब तुम जादू के चौथे लेवल पर आ जाओगे तो तुम भी इस तरह का जादू कर पाओगे। ये सीखना इतना भी कठिन नहीं है, शल्य ने समझाते हुए कहा। राज ने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे उसे सब समझ आ गया हो, लेकिन असल में उसे कुछ कुछ बातें जरा भी समझ नहीं आई थी। हाँ, तो अब मुद्दे पर आते हैं। असल में मैं तुमसे थकान मिटाने वाली दवाई के तरीके में सुधार करने के बारे में सीखने आया हूँ और इसी के साथ मैं तुम्हें शुरुआती तलवारबाजी की टेक्निक और मेडिटेशन की टेक्निक तुम्हें सिखाने भी आया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा तोहफा तैयार करके रखा है। इसके मुकाबले मेरी दोनों टेक्निक तो कुछ भी नहीं है और इनके बारे में सोचकर भी मुझे शर्मिंदगी हो रही है। शल्य ने बोलते बोलते अपनी डिवाइस निकाली और पहाड़ी महारथी का ग्रुप खोल लिया। वो राज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहता था। अब जब राज ने उसे एक बेशकीमती चीज दी थी तो वो भी उसके बदले में राज को कुछ बेशकीमती सिखाना चाहता था। अब शल्य राज को 2 ऊंची लेवल की जादुई टेक्निक सिखाने का मन बना चुका था, जो कि उसकी पिछली टेक्निक से कई गुना बेहतर थी। क्या राज इतने ऊंचे लेवल की टेक्निक सीख पाएगा? आखिर शल्य राज को किस तरह का जादू सिखाने वाला था?
पहाड़ी मारुति ग्रुप में @फकीर। मुझे 14 साल पहले गुफा में मिली शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर उधार दे दो, मैं अगली बार पैसों का हिसाब कर लूंगा, शल्य ने कहा। भले ही शल्य ने ग्रुप में कुछ लाइन ही लिखी थी, लेकिन इन्हें लिखते मिटाते उसे कई मिनट लग गए थे और इतने में ही शल्य को पसीना आ गया था, जिसे देखकर राज को उस पर तरस आ रहा था। अब राज को समझ आया था कि शल्य हमेशा ही ग्रुप में छोटे मैसेज क्यों भेजता था, लेकिन अगर उसे मैसेज भेजने में वाकई इतनी दिक्कत होती थी तो उसने कभी वॉइस फंक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। जैसे ही शल्य ने पहाड़ी मारुति ग्रुप में अपना मैसेज डाला, उसमें हलचल लौट आई। अरे शल्य भाई, तुम इन दोनों शुरुआती टेक्निक के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या ये हमारे राज के 100 दिनों के आधार बनाने से जुड़ा है? ये दोनों टेक्निक वाकई काफी अच्छी हैं। क्या शल्य को भी राज ने पंखुड़ी की तरह अपनी बातों में बहला फुसला लिया? लम्बकरण ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सीनियर लम्बकरण, मुझे राज ने बहलाया फुसलाया नहीं था, पंखुड़ी ने गुस्से भरे इमोजी के साथ कहा। तो फिर क्या मिला? त्रिकालदर्शी ने कहा। पंखुड़ी के पिता ने उसे छोड़ दिया था और कल ही ब्राह्मक कबीले की ओर निकल गए थे, इसीलिए अब वो अपने शैतानी दिमाग से निकले मजाक को और नहीं रोक सकता था। उसे ऐसा करके बहुत खुशी मिलती थी। अब वो ऐसी ही और भी बातें करने के लिए तैयार था। मौत को चुनौती मत दो त्रिकालदर्शी, ये मत भूलो कि कोई भी अलग अलग डिवाइस से एक ही नाम इस्तेमाल कर सकता है, लम्बकरण ने याद दिलाते हुए कहा। ऐसा लम्बकरण ने इसलिए कहा था क्योंकि पंखुड़ी और उसके पिता दोनों ही स्मृति भ्रामक के नाम से मैसेज कर देते थे। लम्बकरण की बात सुनकर त्रिकालदर्शी के होश उड़ गए और उसने सारी शैतानी बातों को भुला दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई थी। अगर पंखुड़ी के पिता ने वाकई त्रिकालदर्शी की इस डबल मीनिंग बात को पढ़ लिया तो वो किसी भी पल उसके पास दोबारा आ सकते हैं और उनकी बेटी के सामने ऐसी बात करने की सजा त्रिकालदर्शी को अच्छी तरह से मालूम थी। शल्य को ये बातें पढ़कर बहुत जोर से हंसी आई, लेकिन थोड़ी देर तक सोचने समझने के बाद उसने लिखना शुरू किया। एक अच्छी क्वालिटी के सर्पिले पौधे के बदले ये टेक्निक बढ़िया है, शल्य ने कहा। फकीर ऑनलाइन आया और उसने बस एक इमोजी भेजकर शल्य की बात पर हामी भर दी। बढ़िया, शल्य ने कहा। इन दोनों के बीच इतने कम शब्दों में बात हो गई थी कि सबके होश उड़े हुए थे। मुझे ये बताइए कि शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर क्या इतनी कमाल की हैं? पंखुड़ी ने पूछा। ये दोनों टेक्निक 800 साल पुराने बुद्ध मंदिर से आई हैं। भले ही इनका इस्तेमाल बस इन्हीं के स्टूडेंट के आधार बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन बुद्ध फिस्ट टेक्निक की ताकत पहले लेवल के जादू के बराबर है। ये आधार बनाने की बाकी टेक्निक की तुलना में काफी अच्छी मानी जाती है, लम्बकरण ने समझाते हुए कहा और आगे बोला। बदकिस्मती से बुद्ध मंदिर टूट गया था और इतिहास की नदी में गायब हो गया। उस मंदिर के साथ साथ उनकी कई बेशकीमती टेक्निक भी चली गई, लम्बकरण ने सारा मामला समझाते हुए कहा। शल्य ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और डिवाइस बंद करके रख दी। फिर शल्य राज के कमरे की बालकनी में गया और आसमान की तरफ उंगली दिखाने लगा। राज उसे क्यूरियस होकर देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शल्य आखिर क्या कर रहा था। जल्द ही 10 मिनट गुजर गए। शल्य किसी मूर्ति की तरह वैसा ही खड़ा रहा। राज जाकर शल्य से इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन तभी शल्य की आंखें फैल गई और वो धीमी आवाज में रोने लगा। उसकी वो उंगली जो आसमान की तरफ उठी हुई थी, उसमें लाल चमक आ गई। राज को अब शल्य की ये पोजीशन अच्छी लगने लगी थी। हालांकि शल्य की उंगली अब गर्म लोहे की तरह लाल हो गई थी। इस कारण से शल्य थोड़ा थोड़ा कार्टून कैरेक्टर जैसा दिखने लगा था, जिसने अपनी उंगली हथौड़े के नीचे मार दी हो और सूजकर बड़ी और लाल हो गई हो। बस हो गया, शल्य ने मुस्कुराते हुए कहा। राज बस हैरान होकर देखता ही रहा। मैंने फकीर को हमारी लोकेशन के बारे में बता दिया। अब वो 4-5 घंटे में हमें दोनों टेक्निक भेज देंगे, शल्य ने राज की परेशानी दूर करते हुए कहा। क्या वो भी यहाँ आएंगे? राज ने पूछा। नहीं, उन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है, मैंने उन्हें लोकेशन बताई दी है। वो तो उड़ती तलवारों पर मुझे किताबें भेज देंगे, शल्य ने गर्व के साथ कहा। अच्छा, तो ये बात है, राज ने सिर हिलाकर कहा। उसके दिमाग में एक तस्वीर बनने लगी।
पहाड़ों में एक बूढ़ा सन्यासी मुस्कुराते हुए बैठा है। उसने अपने कपड़ों में से छोटी तलवार निकाली और कई किताबों का एक पार्सल उससे बांध दिया, जिसमें सभी किताबें धागे से बंधी हुई थी या वो स्क्रॉल के तौर पर थी। इसके बाद उस बूढ़े सन्यासी ने आसमान की तरफ इशारा किया और राज की लोकेशन कंफर्म की। फिर सन्यासी ने तलवार पर कबूतर की तरह हाथ फेरा और तलवार पार्सल लेकर उड़ने लगी। राज को इस तरीके के बारे में सोचकर ही अच्छा लग रहा था और वो सोच में पड़ गया था कि वो इस तरह का जादू कब कर पाएगा। किसी तलवार की सवारी करना हवाई जहाज में बैठने से भी कई गुना अच्छा था। आसमान से सभी को मोहब्बत होती है, सभी उसमें उड़ना चाहते हैं। चलो अब चलकर कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, फिर एक बार दोबारा थकान मिटाने वाली दवाई बनाते हैं। क्या तुम अपना इंडक्शन कुकर और हॉटपॉट साथ में रखना चाहोगे? शल्य ने पूछा। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद राज ने अपना एक काला सूटकेस निकाला और ये दोनों चीजें उसमें डाल दी। अभी राज को इन्हीं दो चीजों का इस्तेमाल करने की आदत थी। साथ ही साथ अगर उसके पास ये दोनों चीजें नहीं होगी तो शायद वो थकान मिटाने वाली दवाई अपने ढंग से नहीं बना सकता था। फिर राज ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से अपनी बची हुई थकान मिटाने वाली दवाई बनाने के इंग्रेडिएंट निकालने के लिए तैयार हो गया। राज, तुम्हें इस जादुई दवाई को अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने तुमसे मदद मांगी है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सारे इंग्रेडिएंट दूंगा। शल्य ने राज को पहले ही रोक दिया। ये बात बिल्कुल साफ थी कि शल्य दवाई बनाने में माहिर था और उसके पास खुद के इंग्रेडिएंट होना लाजमी सी बात थी, और ऐसे में शल्य राज के इंग्रेडिएंट के सहारे दवाई बना ले, ऐसा संभव नहीं था। अगर किसी को इसके बारे में खबर भी लग जाती कि शल्य ने राज के ही इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करके उससे मदद मांगी थी, तो इससे शायद शल्य की काफी बदनामी भी हो सकती थी। राज ने धीरे से सिर हिलाया और अलमारी बंद कर दी। अभी वो जबरन में होशियार नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसके पास दवाई बनाने के सिर्फ 32 कॉम्बो थे और लम्बकरण के हिसाब से ये कॉम्बो उसके 100 दिन के आधार बनाने के काम के लिए पूरे नहीं थे। इसलिए उसे सोच समझकर कदम रखने की जरूरत थी। चलो चलते हैं। क्या आपने कमरे के बारे में कुछ सोचा है कि वो कैसा होना चाहिए? सूटकेस को ले जाते वक्त राज ने पूछा। कमरा शांत होना चाहिए और उसमें आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मुझे आवाज रोकने का जादू करना होगा। इससे काफी परेशानी खड़ी हो सकती है, शल्य ने जवाब दिया। राज ने अपना पर्स देखा और पैसों का हिसाब लगाने लगा। उसकी मम्मी उसे हर महीने के 8,000 रुपए देती थी, क्योंकि अब बच्चों के खर्च बढ़ गए थे, जबकि उसकी मम्मी कॉलेज के समय सिर्फ 1,000 रुपए में अपने महीने भर का खर्च उठा लेती थी। राज ने फैसला किया कि जब तक उसे कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वो सिर्फ 1 महीने के लिए ही कमरा किराए पर लेगा। 2,000 से 2,500 रुपए में हमें कोई अच्छा सा कमरा मिल जाएगा, राज ने धीमे से बड़बड़ाया। वो काफी छोटा नहीं होगा? मुझे लगता है कि हमारा घर काफी बड़ा होना चाहिए और उसमें थोड़ी जगह अलग से और होनी चाहिए, वरना मैं तो वहाँ अपना सामान भी नहीं रख पाऊंगा। शल्य ने तुरंत ही बीच में टोक कर कहा। एक बड़ा सा घर? ये सुनकर राज के होश उड़ गए। उसे लग रहा था कि शल्य तो किसी बंगले को किराए पर लेने के बारे में सोच सकते थे। ऐसी जगह तो कम से कम 10,000 रुपए में मिलेगी। मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसका पैसा दूंगा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि तुम मेरी मदद भी करो और तुम्हें उसका पैसा भी देना पड़े, शल्य ने तुरंत ही कहा। एक सीनियर होने के नाते वो अपने जूनियर से पैसा लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ठीक है, फिर चलो चलकर एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। हालांकि स्कूल के पास ऐसी बड़ी जगह मिलना आसान नहीं होगा, राज ने बड़े से घर के बारे में सोचकर कहा। उसे इतने सारे पैसों के बारे में सोचकर ही सदमा सा लग गया था, लेकिन अभी उसके पास बात करने के लिए इससे भी बेहतर चीज थी। सीनियर, एक बात बताइए, क्या आप भी आम इंसानों की तरह कोई काम करते हैं या आपको इनकम मिलती है? राज ने पूछा। अभी ही राज को यह सवाल मन में आया था कि जब जादूगर आम दुनिया में रहना पसंद नहीं करते और उनके पास नई टेक्नोलॉजी है, तो उन्हें पैसों की जरूरत तो पड़ती ही होगी। ऐसे में क्या वो लोग सोने से पैसा भरते होंगे? हमारे पास इनकम के अपने तरीके हैं। कुछ भी हो, हम इस दुनिया से पूरी तरह कटकर नहीं रह सकते। मुझे बाकी लोगों के इनकम के बारे में तो ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं दवाई बनाकर अपना खर्च अच्छे से चला लेता हूँ, शल्य ने सिर हिलाकर कहा। इसके बाद उसने राज की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें पैसों की इतनी परवाह क्यों हो रही है?
जादू की दुनिया में आने के बाद मुझे ऐसा समझ आया कि मुझे काफी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। मैं कल ही जादू और दवाई के राज छुपाने के हिसाब से स्कूल से दूर एक कमरा लेने की सोच रहा था, लेकिन कमरा लेने के पहले मुझे उसकी कीमत का हिसाब लगाना जरूरी था। राज ने सिर हिलाकर ईमानदारी से जवाब दिया। हालांकि राज ने छोटी मोटी नौकरी करने के बारे में शल्य को नहीं बताया, क्योंकि वो ऐसा करने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। आखिर शल्य राज को पैसे कमाने का कौन सा तरीका बताएगा जिससे राज को पैसे की चिंता ही नहीं करनी होगी? क्या राज और शल्य को एक बड़ा सा कमरा स्कूल के पास मिल पाएगा?